नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है किताबनामा और मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं आप, इसका आज ही विमोचन हुआ है। इसका नाम है टिहरी की जल समाधि एक दस्तावेज़। इसको लिखा है महिपाल नेगी जी ने। महिपाल जी हमारे साथ में हैं। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बारामासा का आभार। और ये किताब, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, ये एक दस्तावेज़ है। एक दस्तावेज़ जो टिहरी शहर के स्थापना से लेकर के और उसके समाप्त हो जाने तक, उसकी जल समाधि तक एक पूरी जीवन यात्रा को कहता है। इस किताब में बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, किस्से हैं कि कैसे 700 रुपये में टिहरी के पहले 30 घर बनाए गए थे, कैसे टिहरी शहर बसा, अपने पूरे रुबाब पे पहुंचा। एक ज़माना था जब टिहरी की रंगत, टिहरी की कई विशेषताएं जिनको कभी नेगी जी ने व्यक्त किया अपने गानों में, तो कई पवाड़ों में और कई लोकगीतों में उसका जिक्र आता है। इस किताब की यात्रा पर हम नेगी जी से चर्चा करेंगे। नेगी जी के मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ये भी बता दूं कि नेगी सर उत्तराखंड के जर्नलिज्म में एक बड़ा हस्ताक्षर हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड का जो सबसे प्रतिष्ठित उमेश डोभाल पत्रकारिता सम्मान है, वो जब शुरू हुआ तो पहला पत्रकारिता सम्मान उनको दिया गया। और तमाम पत्रकारिता सम्मानों के साथ साथ लेखन के कार्य में पिछले तीन दशकों से वो लिख रहे हैं, 3-4 दशकों से लगातार लिख रहे हैं। इस किताब का जो आइडिया था नेगी जी, वो कैसे बनना शुरू हुआ? आइडिया था कि टिहरी में मेरा नज़दीक गांव है, मतलब अपना गांव मेरा डूबा नहीं है, वो उससे बाहर है। पढ़ाई करने के लिए 80 के दशक में टिहरी आए और पढ़ाई के साथ साथ जब हम टिहरी आ रहे थे तो ये भी सुन रहे थे कि ये शहर डूबना है, जहाँ हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ये शहर डूबना है। और उसी दौरान नेगी जी का गीत भी सुना हमने। तब तक अखबारों से तो परिचय नहीं था, लेकिन अखबारों के जरिए जैसे जैसे जाना कि टिहरी क्या था, फिर आस पड़ोस के लोगों से जिस मोहल्ले में रहते थे थोड़ा जाना। फिर उसके बाद में पत्रकारिता से जुड़ गया और पत्रकारिता में जो अधिकतम वहाँ से खबरें टिहरी से जाती थी, फीचर आर्टिकल लिखते थे, वो डैम से संबंधित होते थे। तो डैम हमारे दिमाग में छाया हुआ था, सुबह खाने से लेकर दिन और रात और सपनों तक में भी, कि जिस शहर से हम सपने जोड़ रहे हैं, जिस शहर में हमारा कॉलेज है, वो शहर कब डूबना है ये कुछ वो नहीं था। तो तब तक किताब का तो नहीं था ध्यान, लेकिन टिहरी को पढ़ने और जानने का जो वो सिलसिला था वो चल पड़ा। और उस पढ़ने जानने की उत्सुकता में बहुत सारे दस्तावेज जो, क्योंकि वो लेखन में भी काम आते थे, खबरों के लिए काम आते थे, आर्टिकल फीचर के लिए काम आते थे, और फिर उनको हम संभाल देते थे। बाद में ये लगा कि खबर तो 2-3 दिन बाद रद्दी अखबार के साथ चला गया, पत्रिकाओं में भी है तो लाइब्रेरी में बंद हो गई। तो बाद में ये था कि बहुत सारे जो दस्तावेज कलेक्ट हो गए हैं, उनको अगर छांट लें तो एक अच्छा सा दस्तावेज बन सकता है। ये दिमाग में आया और फिर उनको छांटने की प्रक्रिया तब हो पाई जब टिहरी डूब गया। टिहरी डूबने तक वो हम इकट्ठा करते रहे। उसमें दस्तावेज भी थे, उसमें वहाँ के कुछ मोनूमेंट्स भी हैं, जैसे मूर्तियाँ हैं, कुछ वहाँ का भवन शिल्प है, वो सब भी कलेक्ट किया। और वो संयोग से ऐसे रहा कि प्रशासन को ये लगता था, अथॉरिटी को, डैम अथॉरिटी को, कि ये लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो नई टिहरी में कुछ बचा के लाए, मूर्तियाँ हैं, उसमें कास्ट है, कुछ पत्थर का भी, भवन का भी, और कुछ ये पांडुलिपियाँ तो मेरा अपना संग्रह था, वो एक जगह बता दी और एक ताला लगा के चाबी मेरे पास सौंप दी। तो एक तरह से टिहरी का जो कुछ बचा रहा विरासत के नाम पे, वो प्रशासन के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी अभी मेरे पास है। तो उसी में से कुछ छांट करके ये किताब जो है सामने आई है जी। तो हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो प्रोग्राम के थंबनेल वगैरह से समझ गए होंगे कि बात टिहरी पे हो रही है। और टिहरी बहुत लोगों के लिए अब एक नॉस्टैल्जिया बन गया है। मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे ही बात करूं तो मैं पुरानी टिहरी में ही पैदा हुआ, मेरा पहला स्कूल वहीं था, जो सब अब सिर्फ यादों में रह गया है। उन यादों की तरफ हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों को लेके चलें। तो टिहरी का शहर जो हमने 80s और 90s में देखा, जब वो शायद अपने बिल्कुल पीक पे, अपने उस पे था, लेकिन उसके बसने की शुरुआत जो है, उस इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं। तो टिहरी, क्योंकि टिहरी बहुत पुराना शहर नहीं था, तो कैसे टिहरी शहर के बसने की शुरुआत हुई, वहाँ की सबसे पुरानी बस्तियाँ क्या थी, और जब राजा ने, गढ़वाल नरेश ने ये तय किया कि उसे टिहरी में जाकर अपनी राजधानी बनानी है, तो उससे पहले का टिहरी कैसा था, वहाँ पर क्या हुआ करता था? देखो, टिहरी हमारा जो बृहद इतिहास है गढ़वाल का या उत्तराखंड के, उससे जुड़ा हुआ है। गोरखों का युद्ध हुआ 1803-4 के आसपास, गोरखों ने कब्जे में ले लिया। और जो राजा थे उस समय के, प्रद्युम्न शाह, वो तो खुड़बुड़ा यहीं देहरादून में उनके युद्ध भूमि में उनकी मौत हो गई थी। तो जो ज्ञात इतिहास है, जिसको हम वर्तमान इतिहास कहें टिहरी का, तो वो तो 1815 से शुरू होता है।
12-13 साल राजा ने निर्वासित जीवन जिया, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से हाँ गोरखों को पराजित किया, सिंगोली की संधि हुई, तो अंग्रेजों ने एक छोटा सा हिस्सा टिहरी का दे दिया। 1815 में जहाँ राजा ने फिर, क्योंकि जो पुरानी राजधानी थी पंवार वंश की श्रीनगर गढ़वाल, वो तो अंग्रेजों की सीमा में चली गई, तो उन्होंने कहा अब दूसरे, तो राजा ने दूसरी राजधानी ढूंढी और उनको ये जगह पसंद आई टिहरी। उससे पहले टिहरी का इतिहास में बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन पुरानी किंवदंतियों में है, केदारखंड में भी है। केदारखंड में उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें गणेश प्रयाग नाम से है, और खास करके वो भी पहचान एक तीर्थ भूमि के रूप में है। वहाँ एक सतेश्वर शिवलिंग है जिसका उल्लेख है, वहाँ एक काली शिला है जिसका उल्लेख है, वहाँ पर कुछ तीर्थों के नाम उन्होंने दे रखे हैं, कुछ शिलाओं के, तीर्थों के वो हैं। तो पुराना 1815 से पहले का जो पौराणिक और वो इतिहास है, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था। अगर शायद लोगों को ये भी पता होता कि इसकी पहचान केदारखंड में भी है या पुरानी रही, तो थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा वो होता। लेकिन मुख्य इतिहास जो है वो सुदर्शन शाह के आने के बाद होता है, और जो 6 पीढ़ियों ने उनका शासन किया, उसको बसाने में उनका योगदान रहा है 6 पीढ़ियों का, जिसको हम देखते हैं कि हमारा टिहरी है, उसमें राजमहल हैं, घंटाघर है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऐतिहासिक कह सकते हैं 200 साल के भीतर। जी, तो ये किताब समय साक्ष्य प्रकाशन से पब्लिश हुई है। आप समय साक्ष्य का देहरादून में ऑफिस है, उनके नंबर हम लोग स्क्रीन पर डाल देंगे। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर, समय साक्ष्य पब्लिकेशन के जो नंबर हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके किताब ऑर्डर कर सकते हैं। और इस दस्तावेज़ में जैसा कि नेगी जी ने बताया कि आपको समग्र यात्रा, इतिहास यात्रा के साथ साथ, और बिल्कुल वैसे जैसे जैसे क्रम में टिहरी एक शहर के रूप में डेवलप हुआ, उसकी बहुत बारीकियां इसमें मिलेंगी। माइथोलॉजिकली पौराणिक महत्व हमारा क्या है, टिहरी का क्या रहा, कितनी इंपॉर्टेंट वहाँ पर मूर्तियाँ मिली, मंदिर मिले, सतेश्वर मंदिर जिसका जिक्र उन्होंने किया, गणेश प्रयाग जैसे जो प्रयाग वहाँ थे, तो धार्मिक और पौराणिक महत्व जो है उसके बारे में भी जिक्र मिलेगा। इसके बाद अगर हम कुछ हस्तियों की बात करें जो टिहरी से जो टिहरी शहर से निकली, कुछ बड़ी हस्तियाँ, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, मतलब किन किन आर्ट फॉर्म में या राजनीति में या पत्रकारिता में अलग अलग कितने शख्सियत हम देखते हैं वहाँ से निकलती है। हालांकि ये मेरी इस पुस्तक का मतलब उसका हिस्सा नहीं है शख्सियत का, क्योंकि मेरे हिसाब से था कि जो शख्सियत हैं वो हैं, हाँ। क्योंकि उनका वो है, जो चीज़ अदृश्य हो रहा है उसको समेटने की कोशिश की थी, शख्सियत हैं। लेकिन टिहरी को सिर्फ 200 साल नहीं, उससे पहले की भी अगर शख्सियत देखें, चाहे वो अब जैसे 200 साल का मुख्य सबसे बड़ी जो शख्सियत है वो स्वामी राम तीर्थ है, जिन्होंने इस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, बहुत अध्ययन भी नहीं हुआ। जो व्यवहारिक वेदांत के प्रमुख सूत्र हैं उनकी रचना ही टिहरी में हुई है, और हाँ है, और जिन स्थलों पर हुई है, 3 स्थल, सेठ मुरलीधर की कुटिया जहाँ उन्होंने संन्यास लिया, बमरोगी गुफा सिराई में, ब्रह्म योगी गुफा जहाँ ये कहते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई, और अंत में जहाँ उन्होंने भिलंगना नदी के किनारे जहाँ जल समाधि ली, वो तीनों स्थल वो जलमग्न हुए। तो वो सबसे बड़ी हस्ती की जो विरासत थी, जहाँ बैठ करके वो लिखते थे या उन्होंने तप किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, जो भी, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई। एक तो सबसे बड़ी हस्ती टिहरी की स्वामी राम तीर्थ रही हैं। उनसे संबंधित विरासतों का जैसे इसमें भी आया, श्रीदेव सुमन का तो इसमें उसका तो जिक्र है स्वामी राम तीर्थ, उसके बाद आता है श्रीदेव सुमन। तो इसमें कहीं पर एक जिक्र आया, मैंने लिखा है कि 1 शताब्दी के भीतर एक संत से लेकर एक सत्याग्रही की जल समाधि टिहरी ने देखी। अब इसको आप विडम्बना कहिए, क्या कह सकते हैं जिस शब्द से चाहें, लेकिन ये 2 बड़ी हस्तियों ने टिहरी को पहचान दी, चाहे हम वो सांस्कृतिक कहें, वो ऐतिहासिक पहचान है, वो जन संघर्षों का है। उसके बाद तो दूसरे जो हमारे सामने हैं वो अभी हैं ही कालखंड में, लेकिन इन दोनों की वजह से, जिसको हम विश्व में कहते हैं, जैसे श्रीदेव सुमन को तो भारत का मैक्सिनी कहते हैं, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल बहुत विपरीत परिस्थितियों में टिहरी की आज़ादी के लिए वो किया। तो ये 2 बड़ी हस्तियाँ जिन पर आगे भी लोग कहते रहेंगे, इनको मैं मानता हूँ। अच्छा, टिहरी के बारे में ये भी जिक्र आता है कि इस शहर के बारे में पहले ही कह दिया गया था कि इस शहर ने ख़त्म हो जाना है, इसने डूब जाना है। इसका इस बात को जिस तरह से कहा जाता है, उसको आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने तो इसमें सिर्फ दस्तावेजों के जरिए कहा, बहुत सी चीज़ें माना हमें भी लगी, पर मैंने ये कोशिश की कि जो बात मैं कह रहा हूँ किसी दस्तावेज के जरिए, किसी फोटोग्राफ के जरिए, कोई स्टडी रिपोर्ट हो उसके जरिए,
कोई गीत हो उसके जरिए कहा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं मिला 1964 से पहले कि पहले कह दिया गया। ये बात चली 1964 के बाद, यानी जब डैम की घोषणा हुई तब कहा गया कि ये कह दिया गया था कि ये वो होगा। लेकिन आप मानते मतलब इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकता है कि जानबूझ के ये डैम के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात चलाई गई? बिल्कुल चलाई गई होगी, ये तो मेरे ख्याल से ये बात तो उसी पक्ष से आई होगी। हालांकि उस पक्ष में ये नहीं तो लोगों की जुबान पे आ गया इसलिए हो गया। एक जन्म पत्री का लोग जिक्र कर दें कि जन्म पत्री बन गई थी और जन्म पत्री में कह दिया गया था उनके राजा के कुल पुरोहितों ने कि ये नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता तो राजा राजधानी बदल देता। उनके पूर्वजों ने भी तो बदली है। श्रीनगर से पहले देवलगढ़ रही, चांदपुर से देवलगढ़ आए, श्रीनगर आए, उसके बाद छोटी मोटी राजधानी जैसे ग्रीष्मकालीन प्रताप नगर बनाया, कीर्तिनगर, नयन नगर। तो ऐसा होता तो टिहरी को बदल के दूसरी राजधानी बना देते। तो वो सिर्फ किंवदंती का पार्ट है और वो भी तब चली जब 64 में बांध बनाने की घोषणा हो गई, पहले कुछ नहीं। उसमें और भी किंवदंतियाँ लोगों ने जोड़ी कि श्रीदेव सुमन ने श्राप दिया या श्रीदेव सुमन, ये भी जोड़ा लोगों ने कि ये डूब गया तो ये भी डूब जाए, ऐसा कहीं कुछ मतलब डॉक्यूमेंट के जरिए किसी प्रमाण के जरिए हम ये साबित नहीं। और वो शायद मैंने इसमें जो लगाई भी होगी जिक्र किया, वो जो जन्म पत्री की बात करते हैं उस जन्म पत्री में अभी भी किसी को दिखाओ और बताओ मत कि ये टिहरी की है, तो तब पता चल जाएगा कि क्या बोलेगा। लेकिन जब ये बोलेगा टिहरी की जन्म पत्री है देखिए तो बोल देगा कि हाँ ऐसा हुआ है। तो बिना नाम लिए बताइए तो फिर वो बात हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और टिहरी में जो लोग जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और ख़ुद जिन्होंने टिहरी में जीवन जिया है, टिहरी में बचपन जिया है या जवानी जी है, उसको देखा है, या आप खुद जैसे आप पढ़ाई के लिए टिहरी आए थे, तो एक शहर जब जाता है तो अपने साथ सिर्फ अपनी फिज़िकल जो एग्जिस्टेंस है उसी को नहीं ले जाता, उसके पीछे का एक पूरा का पूरा एक संस्कृति होती है। कई पीढ़ियों से जो वहाँ का जो माहौल है, जिस पीढ़ी में वो बड़े होते हैं, कई जनरेशन्स लोगों की पली होती हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे उसके साथ में ख़त्म होता है। उसको भी कई चीज़ें जैसे आपने इस किताब में भी जिक्र किया है कि मूर्ति तो हम कुछ मूर्तियों को तो उठा के ले जाएंगे, लेकिन जैसे धार्मिक मान्यता है कि उसमें प्राण वहीं फूके जाते हैं जहाँ पर वो स्थापित होती है। ऐसे ही कई तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पूरी तरह से लॉस हो गई, जो ख़त्म हो गई, और जिनको हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जिनको हम गिन सकते हैं और जिनका दस्तावेजीकरण इस किताब में भी करने की कोशिश की गई। ऐसी कितनी चीज़ों का ध्यान ये किताब अपनी तरफ खींचती है? सबसे प्रमुख है वहाँ का संगम, जो कहीं भी अब दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता। तो संगम तो तब बना हो जब हिमालय बना, कुछ हलचलें हुई, फिर भागीरथी आई, भिलंगना आई, वहाँ पे संगम हुआ, वहाँ पे लोगों ने बसना शुरू किया। आप कुछ भी कर लें, नदियों को तो पैदा, ऐसी बड़ी नदियों को तो पैदा नहीं कर सकते आप, ऐसी नदियों का संगम भी नहीं कर सकते कहीं। तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ, क्योंकि उसी संगम के कारण वहाँ का कल्चर हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक आबादी बसी, आबादी ने खेती करनी शुरू की होगी, आसपास के गाँव के रिश्ते हुए होंगे। तो सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है, जिस तरह की वो जगह थी, बोलने के लिए तो छोटी चीज़ है, संगम और भी जगह हैं, पर उस संगम ने वहाँ, आप शुरू में अगर देखें, उसी नदी और नदी के संगम ने वहाँ यक्षों को बसने के लिए आमंत्रित किया, गंधर्वों को किया, बाद में नागों को किया। इस घाटी से जो फिर हमारी पौराणिक कथा है राजा भगीरथ वाली, इस घाटी से वो निकले। इस केदार खंड को लोगों ने, ठीक है, इस घाटी के लोगों ने राजा भगीरथ को गंगा ले जाने नहीं दी, 3 युद्ध लड़ने पड़े। अब वो जिस तरह से भी कथा ये कही गई कि उन्होंने कहा हमारी गंगा कहाँ ले जा रहे हो तुम, और उन्होंने नागों से युद्ध लड़ा। जहन्नू ऋषि है, उन्होंने तो गंगा का आचमन करके पी लिया था। तो वो भी कथाएं, अर्थात वो जो हिस्सा है कि नदी हमारी है, नदी हमारी माँ, उस समय भी कहा गया नदी हमारी सुरक्षा करती है। और नदी जो उन लोगों को देती थी वो 1000 तरह के काम देती थी, इसलिए गंगा सहस्रनामा वो राजा भगीरथ ने स्तुति की नागों के समक्ष, 1000 नामों से पुकारा कि तुम ये हो ये हो। तो सबसे बड़ी विरासत जो डूबने की वजह से वो संगम और नदी के 2 तट, जितनी 42 किलोमीटर तक जा कर के वो है, उसको कोई भी दावा नहीं कर सकता, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कुछ भी दोबारा से स्थापित नहीं कर सकता। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत तौर से इस पर लगी, वो आर्ट फॉर्म को लेकर के आपने जिक्र किया है इसमें, कि वो आर्ट फॉर्म जो कि जिसका हम इतिहास देखते हैं, बारामासा पर एक कार्यक्रम भी है कि उत्तराखंड में जब उस दौर में जब औरंगज़ेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अपने ही भाई और उसके बेटों को जब उसने मरवाया, तो दारा शिकोह का बेटा
सुलेमान शिकोह का जिक्र मिलता है कि वो यहाँ आया शरण मांगने। हालांकि बाद में वो दोबारा औरंगज़ेब के हाथ लग गया था, लेकिन उनके साथ जो लोग आए वो यहाँ बसे और उसी के साथ कला भी यहाँ पहुँची, जो कि तोमर जी जिसके बड़े पेंटर मोलाराम तोमर उनके साथ में यहाँ आई। तो उसका भी जिक्र मिलता है कि ये टिहरी के साथ साथ एक तरह से वो आर्ट फॉर्म जो भी ख़त्म हो गया, जिसको कई जगह अंग्रेज़ों ने भी जिसका जिक्र किया था अपनी किताबों में, उसे गढ़वाल पेंटिंग के नाम से शायद बिल्कुल पेंटिंग की दुनिया में वो गढ़वाल पेंटिंग अलग शैली वो चिन्हित की गई है। बिल्कुल विलियम आर्चर ने भी उस पर बहुत लिखा है, संकलन भी क्या है वो भी है। हाँ। टिहरी में वो नहीं हो पाई, उसका कारण एक तो था कि जब रियासत छोटे से हिस्से में आ गई तो राजा के पास संसाधनों की कमी थी, तो उस तरह के दरबारी कला वाले संगीत वाले, हाँ कला है संगीत है या दूसरी तरह के जो वो थे, वो धीरे धीरे जा कर के, क्योंकि उनको भी वृत्ति देनी होती थी, उनके नाम भी जागीर थी। तो श्रीनगर गढ़वाल में तो मोलाराम तोमर को शायद सबसे बड़ी 10 नहीं, उनको 10 जगह 50-50 60-60 गाँव की उनको जागीर दी हुई थी। लेकिन टिहरी में जब राजधानी दोबारा बसी, मोलाराम टिहरी में आए तो राजा असमर्थ था जागीर देने में भी। तो देखो कला और मध्यकाल की जो कला है संगीत है वो संरक्षण हुआ है, राज दरबारों में संरक्षण हुआ है, वो टिहरी में नहीं मिल पाया। राजा की अपनी मजबूरियाँ थी। जब 700 रुपये थे जिनसे शहर बसाना था, तो मोलाराम के वंशजों को खुश करते या किसको करते, कवियों को करते, दरबारी थे उनके तो, लेकिन उस तरह से वो नहीं कर पाए और मोलाराम का परिवार टिहरी नहीं आ पाया। इसलिए कुछ समय तक तो उन्होंने श्रीनगर में जो भी किया होगा। इसमें एक दिलचस्प चीज़ है कि 3 पेंटिंग उस शैली की मुझे टिहरी में जब मकान किसी का टूट रहा था वो तो कबाड़े में मिली। अच्छा। लोगों को ये पता नहीं था कि ये पेंटिंग है कि स्कूल के बच्चों का कोई राजा महाराजाओं की रानी राजा की वो है, उन लोगों को तब तक वो भी ज्ञान नहीं था। और ये तीनों इसमें तो ब्लैक एंड वाइट है, इतनी सुंदर हैं। और ये मैंने दूसरे या तीसरे दिन जब पानी में डूबी हुई थी, ये जिस उसके अंदर थी पांडुलिपि के अंदर, वो पानी में डूबी हुई थी, तो दूसरे तीसरे दिन में निकाली तो वो पानी ऐसे चिपका हुआ अलग अलग करके और फिर वो छाये में सुखाई, तो वो अंत में इस तरह की दुर्दशा हो गई है। वो पेंटिंग क्या आपके पास है? हाँ ओरिजिनल है मेरे पास। अच्छा। हाँ। तो ये निगी जी की एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमेशा स्कॉलर्स के लिए ओपन अप रहते हैं। कई हार्वर्ड से लेकर के और विदेशों में, मतलब अमेरिका से लेके और यूरोप तक तमाम जगह के लोग जो टिहरी पर, टिहरी डैम पर, टिहरी विस्थापन पर स्कॉलर्स आते हैं, तो उन लोगों के लिए इतना रिसर्च मटेरियल निगी जी के पास है कि दर्जनों बच्चे, दर्जनों स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक्टरल फेलोज़ उनके पास आके उनसे उनका जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे अपनी रिसर्च को ज़्यादा रिच करते हैं। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास ओरिजिनल वो आप लोग गूगल करके देखिएगा गढ़वाल पेंटिंग्स जिनका अभी जिक्र हो रहा है, कि उसकी पूरे दुनिया भर में जो पेंटिंग के जो फॉर्म्स हैं उसमें एक अपनी अलग जगह कभी गढ़वाल पेंटिंग्स की होती थी, और अब वो उनके साथ ही, मतलब श्रीनगर दरबार के ख़त्म होने के साथ ही वो आर्ट फॉर्म जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हम इस प्रोग्राम को रैप करें उससे पहले बस कुछ फाइनल बातें निगी जी इस चीज़ पर और भी, कि ये किताब आपके हिसाब से किस तरह के पाठक वर्ग के हाथों में जाते हुए आप इसको देखते हैं? 2 तरह के मुख्यतः, एक तो टिहरी के लोग, हाँ। जिनको वो बिल्कुल अपनी सी वो लगेगी कि मेरे शहर की फ़ोटो, मेरे गांव की फ़ोटो, कोई ढूंढेगा कि अरे हम धरने पे बैठे थे वो फ़ोटो, या हमारी टिहरी का घंटाघर या हमारा राजमहल, हमारा संगम, एक तो वो लोग हैं जिनका अटैचमेंट है, तो उनके लिए वो धरोहर है, वो रखेंगे। दूसरे तरह जो रिसर्च में जिनको वो है कि टिहरी किस तरह से बसा था, तो उनको वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यहाँ तक कि पर्यावरणीय, गंगा पर 2 अलग चैप्टर दिए हैं मैंने इसमें, जो वैज्ञानिक रूप से रिसर्च भी हुए हैं, उनका भी जिक्र किया है। तो रिसर्च स्कॉलर और टिहरी के लोग, इनके लिए तो बेशकीमती होगी। बाकी लोग सरसरी तौर पे भी पलटेंगे तो भी वो होगा। तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये था कि एक नई किताब आई है टिहरी पर, बहुत ऑथेंटिक, बहुत सालों की। मैंने जैसा कि निगी जी ने बताया कि जब आप टिहरी में पढ़ने आए थे सबसे पहले, ये 80 का दशक था। हाँ 80 का दशक में आए, हम 50-86 में टिहरी आए थे पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। हाँ। तो ठीक उसी दौरान नैन सिंह नेगी जी का गीत आया था। हाँ। और उसी दौरान फिर हमने तब जाना कि ये शहर जहाँ हम आ रहे हैं उसके बारे में ये गीत है और ये डूबना है एक दिन। हालांकि हमारे आने के उसके बाद भी करीब 17-18 साल बाद, हाँ, उस समय तक रहा। हाँ, रहा जी। तो 80s में जब निगी जी एज ए स्टूडेंट टिहरी में आए थे और उन्होंने उसी समय से लिखना शुरू किया था, प्रकाशित भी तभी से होने लगे थे अखबारों में,
तो तब से लेकर के पिछले 4 दशकों का आप मान लीजिए कि ये संकलन है। इसमें कई बहुत दुर्लभ फ़ोटोज़ हैं जो पहली बार पब्लिक डोमेन में आई हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को लीजिएगा। उसके एक बार फिर से हम स्क्रीन पर वो मेंशन कर देंगे पब्लिशर के जो फ़ोन नंबर्स हैं जहां से आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। निकी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद और बारामासा आपकी किताब का। के लिए। और किताब हमारे लिए भी एक धरोहर है, इतनी इन्फॉर्मेशन जिसमें, और इस किताब में से कुछ चीज़ें तो हमने पहले से ही इस्तेमाल कर ली हैं बारामासा के लिए। कमलिंदुमती शाह पर एक प्रोग्राम आपने देखा होगा, इस किताब का भी रेफरेंस उसमें आता है, उनके बारे में भी इस पर इन्फॉर्मेशन है। और हम उम्मीद करते हैं कि अपने पाठकों तक तमाम इन्फॉर्मेशंस इस किताब में जो हैं वो अन्य तरीक़ों से भी आप तक पहुँचाएँ। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निकी जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहिएगा बारामासा।